अस्सलाम वालेकुम। रॉक्स एंड उर्दू के साथ मैं हूँ आयुष सारात। सो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 8 से। नावल निम्रा अहमद की तहरीर है, नावल है जन्नत के पत्ते एंड आवाज़ आयुष राठौर की है। सो सुनिएगा। ये इंटेलिजेंस वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं इरम, मगर अब ये करना तो है ना, और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहसो तमहीज़ के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और उस पते पर भेज दी जो पीटीए से उनको मिला था। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। चमकती स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। ये कौन हो सकता है भला? उसने अचंभे से मोबाइल को देखा और फिर कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब जरा खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान। जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है। हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा गंभीर मगर नरम लहजा जिसमें जरा सी चाशनी भरी तपश थी, गरम और सर्द का इम्तजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेंट में अपना नंबर तो नहीं लिखा था, वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से उसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज़ है मादाम, हम तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। और यकीनन मिस सुलेमान, मैं आपके बारे में वाकई बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही क्या आप सुलेमान असगर की बेटी हैं? आपके वालिद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आपका भाई रोहेल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एलएलबी ऑनर्स शरिया एंड लॉ की 5वें साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन स्मांजी यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कज़न दावर फुरकान की मेहंदी की फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज दैट राइट मैम? वो जो दम्बा खुद सुनती जा रही थी बमुश्किल बोल पाई। जी वही वीडियो। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप उसे वेबसाइट से हटा दें। उसकी आवाज़ में बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास उसकी सीडी है वो भी। आगे उसका गला रुंध गया। एहसासे तौहीन से कुछ बोला ही नहीं गया। डोंट वरी, मैं शहर के एक एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। और उसे लगा मनो बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो फ़ोन रखने वाली है, तो वो बोल उठा। थैंक यू तो आप तब कहें जब मैं ये काम कर दूँ, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी मुझे आपका ताउन चाहिए। मगर कैसा ताउन? मादाम, आपको ज़रा सी तकलीफ़ करनी होगी। आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से हकला गई। इरम भी फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टेप फ़ोन पर नहीं लिए जा सकते। उसे लगा वो महफूज सा मुस्कुरा रहा था। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? अगर किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। देखें, अगर आप डर गईं तो मर गईं। डरने का ज़माना नहीं है मादाम। जानती हैं, जो डर जाते हैं लोग उनको खा जाते हैं। डरिए नहीं, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है।
आप सिर्फ मेरे ऑफिस आइए एंड एक्शन मैं लूँगा। वो महफूज सा हो रहा था। नहीं नहीं, अच्छा खुदा हाफिज। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। उफ, भाड़ में गया ये और इसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब्बा को पता चल गया कि हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गए हैं, ओ माय गॉड, तो हमारी टांगे तोड़ देंगे वो। और मुझे तो पहले ही ये एजेंसी वाले बहुत खतरनाक लोग लगते हैं। हाँ, तो मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर कॉल आने लगी। उसने झुंझलाकर फोन ही ऑफ कर दिया। इस वीडियो से ज्यादा मेजर अहमद ने उसे ब्लैकमेल किया है, ये ख्याल फिर सारा दिन उसके जहन में गूंजता रहा। उफ, पता नहीं कैसे कैसे लोग बसते हैं दुनिया में। भुलाई का तो आजकल कोई जमाना ही नहीं। वो सोच कर रह गई थी। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पे थका देने वाला सफ़र करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठाने आई थी। मगर यहाँ इल्म हुआ कि पासपोर्ट 14 जनवरी को ही मिल पाएगा, और अभी 14 जनवरी में पूरा हफ्ता बाकी था। इस्लामाबाद में कोई तकनीकी मसला था, इसलिए उसे पिंडी में ही अप्लाई करना पड़ा था। वापसी पर भी उतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पर आई तो मगरिब छा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का ये सैलाब बहुत सुस्त रवि से बह रहा था। सिग्नल पर उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिए। उसका जहन अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। यकायक कोई उसकी खिड़की पर झुका। सोनियो, क्या सोच रहे हो? वो बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वो वही था, डोली। नागवारी की एक लहर उसके चेहरे पर सिमट आई। उसे भूल गया कि कभी डोली ने उस पर कोई एहसान भी किया था। हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली। वो खुली खिड़की में इस तरह हाथ जमाकर खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा नहीं कर सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप गुस्सा कर रही हैं। उस रोज वाले सख्त तासरात डोली के चेहरे पर नहीं थे। उसके चेहरे पर कराहियत, बड़ी मासूमियत थी। हटो हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाय बाजी, डोली से ऐसे बात करती हो? और आपकी तारीफें कर करके डोली ने मेरा सर खा लिया था। उसने आवाज पर सर घुमाकर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पर एक और ख्वाजा सरा खड़ा था। डोली की सियाह रंगत की निस्बत उसका रंग चेहरा साफ था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में दिए खड़ा था। ये को कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था जी इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी जरूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। उसने हाथ बढ़ाकर शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। उसकी कलाई पर एक गुलाबी सुर्ख सा कांटा बना था, जैसे जला हो या शायद बर्थमार्क। हटो, आई से गेट लॉस्ट। वो आलमी तैश में शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पर अपने हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी, ऐसे ना करो पिंकी नाल, इसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। डोली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा तो वो राकर घूमी। उसने डोली को धक्का दिया और वो लड़खड़ाकर चंद कदम पीछे हटा तो उसने जल्दी से शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। वो हाथ बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, लेकिन वो अड़ ही गया था। बाजी जी, मैं तो थानू डोली के दिल की बात बताने आई थी और तुसा इस तरह कर रहे हो। ये जो डोली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मसनूई अंदाज में बन बन कर बोल रहा था। पीछे डोली शीशा बजाने लगा था। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डोली को देखा तो उसकी गिरफ्त जरा ढीली हुई। हया ने फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया,
पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाही, मगर वो मुसलसल शीशा ऊपर कर रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गईं। ओ छड्डो बाजी! दफ्तन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद चपक कर शीशे पर गिरी तो उसको होश आया था। एक झटके से उसने शीशे को नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे घोरते हुए बाहर खींची। गाड़ी आगे भगाने से कबल उसने बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, उसकी शहादत की उंगली से खून निकला था और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पोरों की कुदरती लकीर पर मोटी सी भूरी लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हो गए थे, मगर इस वक्त उसको परवाह नहीं थी। वो जंग से गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने वैक्यूम मिरर में देखा, वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर उसे गुस्से से देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डोली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। उसने सर झटक दिया। कम से कम इतनी उम्मीद उसे थी कि अब वो डोली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द यकीनन वो गलत साबित होने वाली थी। और ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। सो अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए एंड रॉक सुन उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अमान अल्लाह।